ओके दोस्तों, तो अब हम लोग दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। ठीक है, पहला जो हम करेंगे वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? दो एक्सिस ऐसे लो जो कि आपस में पैरेलल हो। ठीक है, यानी हमारे पास कोई भी अगर मान लो बॉडी है, ठीक है, तो ये वाले बॉडी का ये है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये है हमारा पहला एक्सिस। ऐसा समझ में आ रहा है? बोर्ड के अंदर बाहर। और दूसरा यहां पर एक एक्सिस है, दूसरा यहां पर एक एक्सिस है। दिस इज माय सेकेंड एक्सिस। अच्छा, दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल है बोलने का मतलब क्या है? ओरिएंटेशन of both the axes are same. Now, इन दोनों के बीच में, एक्सिस के बीच में दूरी है मान लो स्मॉल r। पूरा जो सिस्टम है, देखो सिस्टम जो है वो हमारा कंटिन्यूअस बॉडी भी हो सकता है या फिर वो डिस्क्रीट बॉडी का सिस्टम भी हो सकता है, डजंट मैटर। पूरा सिस्टम का जो नेट मास है दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल M। ठीक है, सो ये जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो एक्सिस है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मान लो IC, और दूसरा जो हमारा एक्सिस है इसके अबाउट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। अच्छा, जो दोनों आपस में पैरेलल हैं उनमें एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट होना ही चाहिए, एक एक्सिस डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास के अबाउट होना चाहिए। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट करता है I इक्वल्स टू IC प्लस MR स्क्वायर। That's the statement of parallel axis theorem, right? So, ध्यान दो, तो एक बात गारंटेड है, I is always greater than or equals to IC। यानी बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूं, क्योंकि MR स्क्वायर जो है ये वाला क्वांटिटी के बारे में अगर हम ध्यान दें, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो जो हम लोगों ने पहले किए थे उसको अब हम जनरल में फॉर्मलाइज करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम is least when taken about center of mass। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेता हूं तब मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो हमारा मिनिमम आने वाला है। यह है हमारा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लेट्स प्रूव इट। ठीक है, मैं डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए प्रूफ करता हूं, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम कंटिन्यूअस के लिए भी प्रूफ एकदम सिमिलर होगा। ठीक है, पहले डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास कुछ मासेस है, आई डोंट नो। ठीक है, ये है मान लो M1, ये है M2, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये है Mi, जनरल मास Mi, ये है Mn, कुछ है मासेस, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, आई डोंट नो। ये है मान लो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, ये एक्सिस ऐसा है, और दूसरा जो भी एक्सिस है वो कुछ इस प्रकार से है।
ये हमारा दूसरा एक्सिस है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो r दे रखा है। सेंटर ऑफ मास को मैंने ओरिजिन मान लिया, तो इसके रेस्पेक्ट में जो ये पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर को मैं बोल देता हूं r वेक्टर। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है r वेक्टर, राइट। नाउ सेंटर ऑफ मास से अगर मैं देखूं तो ये है हमारा r1 वेक्टर, ये है हमारा r2 वेक्टर, और अगर मैं जनरलाइज करूं तो ये है हमारा ri वेक्टर। ऐसे चलता रहेगा सारे पोजीशन वेक्टर। और ये वाले के इस वाले के रेस्पेक्ट में जो ये जनरल पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर मान लो ri डैश वेक्टर, ठीक है। तो इसका भी m1 डैश वेक्टर, r1 डैश वेक्टर, r2 डैश वेक्टर, सो ऑन एंड सो फोर्थ चलता रहेगा, डजंट मैटर। ओके, तो मैं अगर अबाउट सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करूं, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, जो हमारा ith पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी mi इंटू ri स्क्वायर। एंड ri स्क्वायर आई नो मैं हमेशा लिख सकता हूं mi इंटू ri वेक्टर डॉट ri वेक्टर। a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास ये होने वाला है, राइट। अगला अबाउट जनरल पॉइंट। अगर मान लो मेरे पास एक जनरल पॉइंट है, उस जनरल पॉइंट के अबाउट क्या होने वाला है उसके बारे में ध्यान दो। जो हमारा i1 डैश वेक्टर होगा, i1 डैश वेक्टर, वेक्टर बोलो, i1 डैश जो होगा दैट इज mi इंटू ri डैश का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू mi ri डैश डॉट ri डैश। ये हमारा i हो गया, ये हमारा i डैश i हो गया, राइट। ओके, अब यहां पर आओ इस वाले पे। अब इस वाले पे अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाता हूं तो देखो, नाउ ri वेक्टर इज इक्वल्स टू r डैश i वेक्टर प्लस r वेक्टर। ओके दोस्तों, तो ध्यान दो यहां पर ri डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, ri माइनस r वेक्टर, सो ri डैश डॉट ri डैश क्या आएगा हमारे पास, इस वेक्टर का डॉट लो, ri माइनस r डॉट ri माइनस r, ri डॉट ri, तो मेरे पास सिंपली कितना आ जाएगा, ri स्क्वायर माइनस 2r डॉट ri प्लस r स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो अब ध्यान देना जो मैं लिख रहा हूं, तो i डैश i विल बी mi ri स्क्वायर r डॉट ri प्लस r स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू mi ri स्क्वायर माइनस 2r वेक्टर डॉट mi को अंदर डाल दिया प्लस r स्क्वायर इंटू mi।
एंड ये वाला जो टर्म होगा वो मेरे पास हो जाएगा आई प्लस आर स्क्वायर इंटू एम आई माइनस 2r डॉट एम आई आर आई वेक्टर. Okay, now let's add. Summation I dash, that is equals to summation I summation r square into mi minus 2r vector dot summation mi ri. अच्छा, अभी तो समेशन को बाहर ही रखता हूं. समेशन 2r डॉट mi ri और ये मैंने ऐड कर दूंगा फ्रॉम 1 to n. नाउ समेशन ऑफ आई डैश क्या है? इस एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो मेरा आई है. समेशन आई क्या है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो डेफिनेटली मेरे पास है आई सी. अच्छा, आर स्क्वायर का वैल्यू जो भी है कांस्टेंट है, तो वो समेशन के बाहर आएगा, वो समेशन एम आई आ जाएगा माइनस 2r वेक्टर डॉट समेशन एम आई आर आई वेक्टर. ठीक है, अब ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं. अच्छा, एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? क्या होता है? दैट विल बी इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 बाय द टोटल मास. और इसको मैं जीरो माना हूं. अरे बोलो सर, ये जीरो मानने पर होगा? नहीं 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 नहीं, जीरो नहीं मानोगे तो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. तो ये जो आर वेक्टर और फिर पोजीशन वेक्टर नहीं है ना. हम जीरो क्यों माने हैं? क्योंकि हम पोजीशन वेक्टर को आसानी से लिख पाए. तुम जीरो नहीं मानोगे तो सबका पोजीशन वेक्टर अलग अलग से लिखना पड़ेगा. जरूरत प्रूफ में कहीं पर हमने जनरलिटी को लूज नहीं किए हैं. कोई भी अपने मर्जी से एक पॉइंट को तो मैंने ओरिजिन मान ही सकता हूं, तो मैंने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लिया. राइट? ओके, सो हमारे पास यहां से आ जाएगा समेशन एम आई आर आई इज इक्वल्स टू 0. सो दोस्तों ध्यान देना, ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा. एंड समेशन एम आई इज नथिंग बट द टोटल मास. तो व्हाट आई गेट इज आई इक्वल्स टू आई सी द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू आर स्क्वायर. ये हम लोगों ने डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए किए हैं. कंटिन्यूअस बॉडी के जगह के टाइम पे समेशन के बदले इंटीग्रेशन आएगा. बाकी इस एनालिसिस में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है. समेशन और इंटीग्रेशन बेसिकली आइडेंटिकल है. डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए जो समेशन है, कंटिन्यूअस बॉडी के सिस्टम के लिए वही हमारा इंटीग्रेशन है. वापस डिराइव करने का कोई पॉइंट नहीं है. बस समेशन हटाओ, मास के जगह पर डीएम लिखो, दैट्स इट, वी आर डन. सो दिस इज द जनरल रिलेशन. M is the total mass of system. अच्छा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है दैट इज वैलिड फॉर ऑल बॉडीज. That is valid for all bodies. अब हम लोग एक दूसरा थ्योरम करने वाले हैं, दैट इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ओके, नाउ
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? सबसे पहले एक चीज ध्यान दो, वैलिड ओनली फॉर लैमिनार बॉडीज। लैमिनार मतलब है 2D यानी प्लैनर बॉडीज। ओके, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होगा वो हमारा वैलिड होगा केवल और केवल लैमिनर यानी 2D बॉडीज के लिए। सो क्या है ये? हमारा कोई एक लैमिनार बॉडी है, ठीक है। ओके, मैं कोई बॉडी के कोई भी पॉइंट पर ओरिजिन मानते हुए बॉडी जो है वो हमारा XY प्लेन पे है। बॉडी इज इन XY प्लेन। ओके, अच्छा, अब ये जो है ऐसे परपेंडिकुलर, ये है हमारा Z एक्सिस, ठीक है। तो Z एक्सिस is perpendicular to the plane of the body. Z एक्सिस जो है वो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ये है मान लो IX, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Y एक्सिस वो है IY। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस इक्वल्स टू IZ, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, देन अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अच्छा, ये दोनों एक्सिस जो है वो म्यूचुअल IX और IY भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों भी आपस में 90 पे है, यानी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। उसके अंदर दो बॉडी के प्लेन पे है और एक जो है बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है जो IZ इक्वल्स टू IX प्लस IY। ठीक है, बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर लैमिनार बॉडीज। नाउ व्हाट इज द प्रूफ? लेट्स सी द प्रूफ। मैंने बॉडी पे कोई भी जनरल टुकड़ा काट लिया DM, ठीक है, और ये जो हमारा है ये जनरल पॉइंट पे है X, Y पे। तो Z एक्सिस से दूरी क्या होगा? Z एक्सिस से दूरी क्या होगा? √x² प्लस y²। X एक्सिस से दूरी क्या होगा? X एक्सिस से दूरी क्या होगा? सॉरी, y। और y एक्सिस से दूरी क्या होगा? x। यानी मैं यहां पे थोड़ा ढंग से ड्रॉ कर देता हूं, वहां पे थोड़ा क्लमजी हो गया होगा, ठीक है। इस बॉडी में कोई भी जनरल पॉइंट अगर मैं लेता हूं, ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस है और ऐसा हमारा z है, ठीक है। तो जनरल पॉइंट पे अगर मैं x, y लेता हूं तो z एक्सिस से दूरी
एक्स एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी एक्स, एक्स एक्सिस से दूरी वाई और जेड एक्सिस से दूरी राइट। और यहां पर मास कितना है डीएम, यहां पर मास कितना है हमारा डीएम। तो डी आई जेड क्या लिख सकता हूं, डी आई जेड क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना डी आई जेड इज नथिंग बट डीएम इंटू आर स्क्वायर डी आई एक्स क्या होगा, डीएम इंटू वाई स्क्वायर और डी आई वाई क्या होगा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ इफ वी सी सिंपली तो डी आई जेड जो आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू डीएम इंटू वाई स्क्वायर डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। सो दैट मीन्स diz equals to dix plus diy. Now simply integrate this relation, तो हमारे पास simply आ जाएगा iz equals to ix plus iy. So that is my perpendicular axis theorem. अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जिस पे हमें ध्यान देना है. Converse of this is also true. Converse of this is also true. That implies अगर तीन परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए if ix plus iy equals to iz, that implies body is laminar. यानी अगर ix plus iy iz हो तो बॉडी हमारा लैमिनर होगा, और जो हमारा सम है, जिन दोनों का सम है वो हमारा प्लेन डिसाइड करेगा. बॉडी लैमिनर है, xy इज द प्लेन ऑफ द बॉडी. ठीक है. अच्छा, इसमें कुछ लोगों को लग सकता है जो 1D बॉडी इसका एक्सेप्शन है. 1D इज बेसिकली एन एक्सट्रीम केस ऑफ लैमिनर बॉडी. ठीक है. अगर एक डायमेंशन टेंडिंग टू 0 हो जाए तो एक्चुअल में तो लैमिनर के लिए ही ये चीज वैलिड है. 1D पे स्पेशल केस में मैं अप्लाई कर सकता हूं. दैट वी विल डिस्कस. ठीक है. बट खैर, उसको फिलहाल के लिए भूलते हुए पहले ये दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम हमें समझना पड़ेगा. एंड नाउ दैट लीड्स अस टू वेरी वेरी सम इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. एक एक करके वो सारे के सारे देखते हैं. ओके.